हाय स्टूडेंट, कूलाम का नियम। आज मैं आप लोगों के लिए ये कूलाम का नियम नामक टॉपिक लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझना आपकी मजबूरी या ज़रूरत भी है, क्योंकि ये जो चीज़ है कक्षा 12 की जो तुम्हारा फिजिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में कूलाम का नियम बहुत ही पूछता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं और बता दें कि कूलाम का नियम में एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो कूलाम के नियमानुसार इसमें आपकी डेफिनेशन दी गई। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है और इस हेडिंग में आपकी जो डेफिनेशन दी गई उसमें कह रहा है कूलाम के नियमानुसार के लिए दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F इन आवेशों के गुणनफल Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती व इनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा कहा है। ठीक है, कूलाम का नियम की डेफिनेशन यहाँ से शुरू हुई, यहाँ खत्म हुई। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा अब हम और सरल भाषा में बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कह रहा है कि जब भी कभी किसी स्थान पर कोई दो बिंदु ऐसे हो जिन पर आवेश Q1 Q2 टाइप का आरोपित हो, ठीक है, और वो किसी स्थान पर स्थिर हो, तो उन जैसे मान लेते ये चीज़ तुम्हारे Q1 Q2 बिंदु आवेश स्थिर है। ठीक है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है, देखिए एक चीज़ बता देते हैं कि किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के मध्य बल जरूर लगता है। ठीक है, वो बल जो होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण टाइप का जरूर होता है। ठीक है, तो वो जो आपका बल लग रहा होता है, तो उस बल की पोजीशन या वह बल तुम्हारा किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इस चीज़ में देखो बता रहा है। कैसे कह रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F होता है इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होने से ये आपका गणितीय रूप बन के तैयार, यानी कि F जो है ना, दोनों आवेशों का गुणनफल किया और उसकी प्रोपोर्शनल में, यानी कि अनुक्रमानुपाती, ये चीज़ हो गया। अनुक्रमानुपाती की इंग्लिश प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद में उसके बाद में इसी बल के बारे में कहा गया है कि वही बल उन्हीं दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो r होती है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती F किसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? F जो है ना, दोनों आवेशों की मध्य की जो दूरी r है, r का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। देखो r का वर्ग किया तो r का वर्ग ये हुआ। अब ये 1 के अपॉन में लिखा, इसलिए इससे पूरे को कहेंगे कि ये r के वर्ग का व्युत्क्रम है। ठीक है, ये पूरा जो है ना r के वर्ग का व्युत्क्रम है, और वही व्युत्क्रम जो है ना प्रोपोर्शनल है किसके? F के। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि F जो है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इतना हो गया। ठीक है, यही आपका कूलाम का नियम की जो थ्योरी थी, डेफिनेशन थी, वो है। ठीक है, अब इस डेफिनेशन के बाद में अगर आपका कोई कमियां रह गई हो कि आप इस चीज़ को अभी ठीक से ना समझ पाए हो, तो देखिए उसका गणितीय रूप इस चीज़ में आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक चीज़ आपको ये बता देते हैं कि फिगर के हिसाब से आपकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है। फिगर बताता है कि ऐसे तैसे यहाँ हो रहा है, आप में ऐसे बोल डालो, ऐसे शेयर कर दो सामने वाले से। गारंटी देता हूँ कि आंसर आपका बिल्कुल, ये जवाब आपका बिल्कुल सही होगा। बस अर्थ ये है कि आपके पास फिगर को देखकर सामने वाले को सच्चाई बताने की क्षमता होनी चाहिए। वो चीज़ मैंने यहाँ से समझा दिया। देखो फिगर के हिसाब से आपकी डेफिनेशन भी, और फिगर के हिसाब से ही ये आपका गणितीय रूप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो चीज़ जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 तथा F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये दो पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो आपके थ्योरी से निकाले गए हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम देख रहे हैं तो दोनों पॉइंट्स में सेम एक चीज़ है, वो है F। वो आपका वही आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है जो दोनों के बीच में एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है या रिपल्स करता है। ठीक है, तो वो जो बल है दो विभिन्न प्रकार की राशियों पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और वही F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो देखिए बल सेम है तो बल को सिंगल टाइम दिखाएंगे। जब वही बल इसकी प्रोपोर्शनल, वही बल इसके प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल भी यही F होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1/r², और जिसकी वैल्यू Q1 Q2/r² ये होती है। तो यहाँ से इस चीज़ से आपका ये फॉर्म बना। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2
आर स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद में यही चीज़ आपका इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल का साइन है। मतलब ये हुआ कि जब इसकी जगह पे इक्वल का साइन आएगा तो प्रोपोर्शनल की जगह पे तुम्हारा जो कांस्टेंट फैक्टर छुपा हुआ होता है वो निकल के तुम्हारा बाहर आएगा। अब वो आपका कांस्टेंट फैक्टर स्मॉल के है, तो एफ इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो नया फॉर्म बना है आपका, ये इस चीज़ से निकला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद में ये क्या चीज़ है ऐसा जानने की भी हमारी लालसा हो रही होगी, ठीक है। तो इसलिए हम उस चीज़ को भी बताते हैं कि के अनुक्रमानुपातीय नियतांक, जो कि ये मतलब के अनुक्रमानुपातीय नियतांक है, जो कि आवेशों के मध्य, ये दोनों आपके आवेश हैं, ठीक है, उनके मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। अब देखो, आवेशों के मध्य का मतलब बीच में का मतलब इन दोनों पॉइंट्स की जो बीच की जो आपकी जगह है, उस जगह की अपनी जो पोजीशन, दशा इत्यादि प्रकार की जो वो पोजीशंस है, वही इसकी क्या हो जाएगी, माध्यम। जैसे देखना, अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में देखा जाए तो वायु मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर वायु होते हैं, यहाँ पर भी वायु होगी, ठीक है। अब उसके बाद में अब क्या करें, इसी चीज़ के बीच में अगर हम कोई कागज़ रख दें, ठीक है, तो माध्यम पहले की अपेक्षा थोड़ा वैसा हो गया कि माध्यम में परिवर्तन हो गया। जैसे यहाँ पर कागज़ रख देंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि बीच का माध्यम थोड़ा चेंज हो चुका है। और माध्यम में चेंजमेंट किस प्रकार का आया है कि उसके बीच में जो अशुद्धियाँ मौजूद थी वो पहले सिर्फ वायु थी, लेकिन अब वायु के साथ साथ दूसरा कागज़ भी रख दिया गया है, जो कि अचालक होता है, ठीक है, जो विद्युत का कुचालक होता है। इसी प्रकार से लकड़ी का अगर टुकड़ा रख दिया जाए तो माध्यम बिल्कुल इसका बेकार हो जाएगा। मतलब ये होगा कि दोनों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो माध्यम क्या चीज़ होता है, ये चीज़ आपने समझ लिया। और उसी माध्यम पर डिपेंड करता है कौन, के, जो कि ये है, ठीक है। यहाँ इतना हो जाने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ कह रहा है, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हो तो के का मान 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर देखो, इसी फॉर्मूले के बारे में बात कही है कि जब दोनों बिंदु आवेश जो हो ना तुम्हारे निर्वात अथवा वायु में स्थिर हो या निर्वात अथवा वायु में स्थित हो, फिक्सेड हो, तो उस समय की जो वैल्यू आएगी 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आप रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर आवेशों की मात्राएं और बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी भी दी गई होगी, तो आप की इस वैल्यू को रखकर उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होगा उस बल को न्यूटन के मात्रक के रूप में आप दिखा सकते हैं और आपका क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से तो के इस बात को के का ये जो नंबर निकल गया है, उस नंबर को यहाँ मैंने इसलिए बताया है क्योंकि उनकी उसके लिए दो कंडीशंस है, निर्वात या वायु। अब निर्वात क्या चीज़ होता है वो चीज़ बताते हैं, ठीक है। देखो, वायु में स्थिर होने का मतलब, जैसे यहाँ पर कोई दो बिंदु आवेश होंगे तो यहाँ पर तो वायु है, हवा है, हम सांस ले रहे हैं, हवा है यहाँ पर, भले नहीं चल रही लेकिन वायु है, तो ये आपका वायु में स्थिर माने जाएंगे वो दोनों आवेश। लेकिन अगर हमें निर्वात बनाना हो तो यहाँ से हवा निकाल कर, यानी कि वायु के जितने भी कण हैं उसे हटाकर यहाँ पर बिल्कुल कांच का एक बंद बॉक्स बनाएंगे, उसके बीच में आवेश को फिक्स करेंगे, फिर उनके मध्य मान लो कि हमें आवेश लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल निकालना हो, तो वो आपका माध्यम जो बनेगा, ठीक है, वो जहाँ से वायु हट चुकी होगी वो आपका निर्वात हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये होगा, निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहाँ लगभग किसी प्रकार का कोई पदार्थ मौजूद ना हो। तो आप निर्वात या वायु के बारे में अच्छे से समझ चुके। इतना हो जाने के बाद में अब देखो, नोट में ये कह रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है ये चीज़ होता है, मतलब वही चीज़ जो यहाँ दिया गया है 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पर ये जो चीज़ था आपका, ये मान जो दिया गया था वो तो के का था, तो इसकी जगह पे हम के को फिर यूज़ कर सकते हैं। तो के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। मतलब ये हुआ कि कभी कभी इसी फार्मूले का अगर तुम चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हो। लेकिन चाहे के यहाँ पर हो या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों की वैल्यू आएगी तुम्हारी 9.0 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। वो भी कब, जब दोनों आवेश तुम्हारे निर्वात या वायु में स्थिर होंगे तब, ठीक है। तो ये चीज़ इतना हो गया।
अब एक चीज़ थोड़ा और बताते हैं, यहाँ पर जो कैपिटल एन आपका दिया गया है ये न्यूटन को शो करा रहा है, ठीक है। और ये स्मॉल एन जो है ना आपका मीटर को शो करा रहा है, और ये जो कैपिटल सी है आपका कूलाम को शो करा रहा है। तो इस प्रकार न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर ये चीज़ बना। इतना हो जाने के बाद में हाँ, निर्वात को मैं पहले समझा चुका था, इसलिए यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं, इतना हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ जो हो गया आपका, इतने से ही आपका कूलाम का नियम नामक जो हेडिंग थी, समस्या थी, उस समस्या का समाधान बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पेपर में अगर आता है तो आशा आप गारंटी देते हैं इस बात का कि आप लोग बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है और बहुत ही अच्छी सी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आपका दिया जाए सबसे पहले आप फिगर बना लीजिए, फिगर के हिसाब से आपको परिभाषा याद आने लगेगी कि कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और बताते हैं कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला तुम्हारा फोर्स होता है एफ होता है, उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ऐसी सीधी रेखा पर, या तो एक दूसरे को रिपल्स करेगा ऐसी सीधी रेखा पर। मतलब ये होता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो होता है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ऐसी सीधी रेखा, उसी के अनुदिश होता है। या तो ऐसे बल की पोजीशन, बल की दशा फील होगी, या तो बल तुम्हारा ऐसे, बल की दिशा ये रहेगी, या तो ये। मतलब ये हो गया कि दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अनुदेश तुम्हारा बल होगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन कह रहे हैं ये इन्फॉर्मेशन, ताकि कोई अगर तुमसे ज़रा सा पूछ सके तो आप सही से उसे आंसर दे सके। आशा करते ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के और अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पे क्लिक कर हमारे नोटिफिकेशन का इंतज़ार कीजिए, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को बहुत ही अच्छे से तैयार कर सके। तो आशा करता हूँ आप लोग हमारी कही हुई बात को समझने या मानने का प्रयास करेंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे जो कक्षा 12वीं की क्लास में होंगे, ताकि उनका भी भला हो सके।